अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ज़रूरी पैदावार के लिए खाद एक अहम इनपुट है, लेकिन इस वक्त जो खाद की कीमत है वो काश्तकारों को काफ़ी परेशान किए हुए है। ये इस वक्त खाद की मार्केट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान शहजाद साबिर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन भुट्टा साहब, जो काश्तकार हैं और काश्तकार इश्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं हमेशा। और हमारे साथ राना ज़ियाउल हक साहब हैं, जो चेयरमैन है स्मॉल फार्मर्स एसोसिएशन के। तो सबसे पहले हम ओवरऑल कि महकमा जो ज़राअत है वो एक लिहाज से फर्टिलाइज़र का एक सुपरवाइजरी रोल भी है मार्केट में उसका, महकमा ज़राअत का। तो शहजाद साबिर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त अवेलेबिलिटी फार्मर के लिए खादों की किस हद तक हुकूमत ने यकीनी बनाई हुई है, मार्केट में अवेलेबल है, और क्या कोई किल्लत तो नहीं है? ये जो रेट है इसका इजाफा किल्लत की वजह से तो नहीं है, या कोई और वजह? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब शुक्रिया। इस वक्त मार्केट में खाद डीएपी या पोटाश या हम नाइट्रोजनी खाद की बात करें तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज तो कोई नहीं है। कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट में अगर हम बात करें तो यूरिया का रेट तो स्टेबल चले आ रहे हैं काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से, उनमें तो कोई ऐसी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन डीएपी या फास्फोरस की खाद, फास्फोरस की जो खादें हैं उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आई है पिछले दिनों, और वो कोई उसका होर्डिंग से तल्लक नहीं है या उसका किसी लोकल मार्केटिंग सिस्टम से तल्लक नहीं है। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे, जब चूँकि ये इम्पोर्टेड खाद है, फास्फोरस की खाद हमारी इंपोर्ट होती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ने की वजह से तो लोकल मार्केट में भी उसके रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं। तो डेफिनेटली जब चीज़ बाहर से महंगी आएगी तो उसके ऊपर एक रीज़नेबल मार्जिन होता है जो हुकूमत अलाउ करती है अपने बिजनेसमैन को कमाने के लिए इजाज़त देती है। तो उसी रेशो से वो चली आ रही है। लेकिन इंटरनेशनल रेट बढ़ने की वजह से हमारी फास्फोरस की खाद का रेट बढ़ गया है। ये हमारे लिए थोड़ा लेकिन ये कोई आज ये नहीं है कि अगर आज हम कहें कि जी 421 रुपये पर मेट्रिक टन रेट हो गया है, $421 पर मेट्रिक टन अगर रेट हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये प्रीवियसली भी ऐसे होता रहा है। मसलन अगर हम बात करें सितंबर 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, रेट था, ये ऑलमोस्ट $421 पर क्विंटल इंटरनेशनल मार्केट में रेट था। तो ये फ्लक्चुएशंस इंटरनेशनल मार्केट में होती रहती है, तो हमारी मार्केट भी उसके साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यही डीएपी पिछले दिसंबर में, ये दिसंबर 19 की मैं बात करूंगा, दिसंबर 19 में यही डीएपी $238 पर मेट्रिक टन अवेलेबल थी तो इंटरनेशनल मार्केट में। सो पिछले कोई 5-6 महीने, 7 महीने में कह लें, जून में भी रेट काफ़ी कंसिडरेबली लो थे इसके, कोई $268 इसका रेट था, $268 पर मेट्रिक टन। तो ये 6-7 महीने में मंथली इंक्रीज आती रही है कुछ ना कुछ इसमें, इस वजह से आप समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट है जो फर्टिलाइज़र की, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र मार्केट पर भी आया है और आ रहा है, और इसकी वजह से ये कीमतों में फ्लक्चुएशन देखने में आ रही है। जी बिल्कुल। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखते फ़याज़ुल हसन भुट्टा साहब, खाद कितनी ज़रूरी है, और इस वक्त जब अहम ज़रूरत है और काश्त के लिए बेहतर पैदावार के लिए चाहिए, तो लेकिन वो महंगे कीमत पे मिल रही है, आप ये समझते हैं कि वाकई ये आपकी जो शिकायत है उसको क्यों वज़न देते हैं आप? बहुत शुक्रिया रिजवानी साहब। मैं थोड़ी सी बात काश्तकार के हवाले से करूँगा, फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो काश्तकार है तबका हमारा, वो इस वक्त मुल्क का सबसे मज़लूम तरीन तबका है। एक आपके और मेरे गांव का एक मोची, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, और एक नाई बारबर जो है वो एक ज़िम्मेदार से, अच्छे तकड़े ज़िम्मेदार से भी वो ज़्यादा ताकतवर है। वो अपनी किस में कह रहे हैं कि ताकतवर है? मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, वो देखें अपनी मुँह मांगी उजरत लेता है,
बाल काटता है तो मुंह मांगी उजरत लेता है, अगर वो जूती की मरम्मत करता है तो मुंह मांगी उजरत लेता है। वो कहता है इतने पैसे दे दें और हम मजबूर हैं उसको देते हैं। अब दूसरी तरफ देखें काश्तकार है, करोड़ों की उसकी ज़मीन है, लाखों के उसके एकड़ की कीमत है और वो दिन रात एक करता है और सर्दियों की रातें ले लें, गर्मियों की धूप ले लें और उसमें वो फसल तैयार करता है, अपने बच्चों के मुंह से निवाला भी रोक के वो फसल तैयार करता है। तो होता उसके साथ क्या है, और उसकी मर्ज़ी का उसको रेट नहीं मिल रहा। अब यही सिंध की सूरत हाल देखें, वो 2 रुपए किलो टमाटर है, वही जो टमाटर था एक बार डॉलर के बराबर था, जो डॉलर की कीमत थी वही टमाटर पर केजी था। अब 2 रुपए केजी टमाटर है और वो लोग उसको काट के ज़ाया करके और अगली फसल की तैयारी कर रहा है काश्तकार। और इसी तरह अगर आप गंदम को ले लें तो गंदम तो आपके और मेरे घरों से सीढ़ियाँ लगा के 1400 रुपये मन से उठाई गई है और जब मिली है गंदम काश्तकार, जब हमें ही अब ज़रूरत पड़ी है तो 2500-2300 तो कम हमें गंदम नहीं मिली। अच्छा, अब आते हैं खाद की तरफ। खाद है, डीज़ल है, ये तो ज़राअत में ऐसे हैं जैसे इंसानी जिस्म में खून की अहमियत है। इसके बगैर तो ज़राअत मुमकिन ही नहीं है। डीज़ल देख लें, डीज़ल अब जो देहातों में 130 रुपये लीटर मिल रहा है, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। और इस तरह DAP की जो बात करें, 2 सालों में 2000 रुपये रेट बढ़ गया उसका, 2 महीने में 2000 रुपये रेट बढ़ गया। अब 5500 रुपये की DAP की कीमत हो गई। और फास्फोरस तो इंतहाई ज़रूरत है और पौधे की इब्तदाई नशो नुमा के लिए सबसे पहले तो फास्फोरस की ज़रूरत है। फास्फोरस डालेंगे तो पौधा चलेगा, सही। जब वो पौधा ही नहीं चलेगा तो यूरिया की तो बात की, नाइट्रोजन की तो बात की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और फार्मर को वो नहीं जब अवेलेबल होगी और जब फसल बेचारा तैयार करेगा तो उसका रेट आगे नहीं उसे मिलेगा। तो अगर उसका रेट नहीं मिलेगा तो उसको तो ये चीज़ें चुभेंगी, उसके लिए ये मसाइल क्रिएट होंगे कि इतनी महंगी वो खाद लेके, इतना महंगा वो अपने इनपुट्स लेके जब वो अपनी चीज़ तैयार करता है तो उसको रेट ही नहीं मिल रहा। तो काश्तकार मैं समझता हूँ इस वक्त मजलूम तरीन है और ये हुकूमत की नाअहली मैं तो इसे कहूँगा कि अब 2018 में अगर रेट जैसे शहजाद साहब ने कहा कि 400 कुछ डॉलर था मेट्रिक टन का, तो उस वक्त तो ये रेट नहीं था। उस वक्त तो 2600-2700 रुपये में ये DAP अवेलेबल थी। तो अगर अब भी 400 कुछ डॉलर हो गया तो ये क्या हो गया? सही। तो ये क्या हो गया? तो यही है कि जो वो माफियाज हैं उन माफियाज को यहाँ परवान चढ़ाया जा रहा है। वही जो चीनी है आप किसी और रेट पे ले रहे होते हैं, वही चीनी अब 100 रुपये के में अवेलेबल है, वही चीनी 50 रुपये में अवेलेबल थी। जो बेसिक्स हैं आपकी, वो काश्तकार की बेसिक्स भी हैं और अवाम की बेसिक्स भी हैं। और यहाँ ये रियासत का है, जब हम फलाही रियासत कहते हैं, जब हम दावा करते हैं कि हम फलाही रियासत हैं, तो ये फलाही रियासत का काम है कि वो अपने अवाम को सहूलत दे और वो कंट्रीब्यूशन करे। अगर कुछ टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कुछ मामलात हैं, तो वो खुद बेयर करे और अपने अवाम तक तो ना जाने दे। आप कहते हैं हुकूमत बेयर करे, अवाम तक ना जाने दे, तो उसके ऊपर दबाव आ रहा है। लेकिन साथ ही हम पहले राना ज़ियाउल हक साहब से बात कर लेते हैं, जो स्मॉल फार्मर एसोसिएशन को देखते हैं। राना साहब, आपको क्या जो भुट्टा साहब ने बात की, आप ही की बात उन्होंने कर दी एज अ फार्मर, आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब, बड़ा शुक्रिया, आपने खाद का एक बहुत बड़ा इशू है जो आपने यहाँ पे बुलाया और उठाया। सर, काश्तकार बेचारा सर छोटा फार्मर, मैं समझता हूँ ये बड़ा मजलूम तबका है सर। और खाद की बात करेंगे सर, 1 महीने में 2000 बढ़ना बहुत बड़ा सर एक सवाल। 1 साल में, 1-2 में, 1 माह में, 1 माह की बात सही सर। देखिए खादें पहले भी बढ़ती थी, 150 की तो और बात है सर। और मैं समझता हूँ फास्फोरस और पोटाश ये ज़रूरी हमारी बुनियादी जो चीज़ है सर, ये फास्फोरस खाद है। और 5500 रुपया मेरे ख्याल में छोटे फार्मर की सर रेंज नहीं है सर, वो अब बेचारा नहीं ले सकेगा। तो उसकी किस तरह पैदावार बढ़ सकती है मुझे बताएं। वज़ीर-ए-आज़म के विज़न से शुरू MPA MNA किसी मिनिस्टर ने इसके ऊपर सोचा सर कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, खादों के रेट तो बड़ा कम करने थे, बल्कि इन 2 महीने में 6 महीने में इतने रेट बढ़े हैं कि आप छोटा फार्मर तो इसको खरीद नहीं सकता सर। इसके अलावा डीजल को देख लें, सीड को देख लें सर। जब हमारी फसल सर तैयार होती है तो उस पर रेट हमारा बहुत कम होता है। जैसे हमने 1400 में गंदम बेची, 1300 में बेची, वही गंदम 2500 में हम खरीद रहे हैं सर। तो
हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये तो रेट कम करते, ये तो रेट बल्कि सर कम करते। कोई सब्सिडी नहीं चल रही सर, बीज से लेकर खादों के ऊपर इन्होंने 1000 रुपये में जनाब लॉलीपॉप दिया कि जी रेट आपको 1000 मिलेगी, कोई सर सब्सिडी नहीं मिल रही। उसके अलावा रेट इतने बढ़ गए हैं, सही, तो हमारा तो काश्तकार सर काश्तकारी से छोड़ के दूसरे काम पे चले जाएगा। सही। लेकिन आप वैसे बता सकते हैं कि 1 एकड़ पे जो फास्फोरस और पोटाश खादें हैं जी कितनी बोरी की ज़रूरत आप स्मॉल फार्मर यूज़ करता है एवरेज औसतन? जी, हमारा जो सर छोटा फार्मर है वो 1 बोरी सर इस्तेमाल करता था फी एकड़, DAP की फी जार। एकड़। लेकिन महकमा ज़राअत जो एक्सटेंशन है हमारा, वो हमें रिकमेंड करता है 2 बोरियां दें। अच्छा, 1 बोरी पोटाश डालें सर SOP की, और 2 बोरियां DAP की डालें, फिर आपकी पैदावार बढ़ेगी। सर सर इतनी खाद महंगी होगी तो हम किस तरह पैदावार बढ़ा सकते हैं? और मैं समझता हूँ पोटाश और DAP का बहुत बड़ा रोल है हमारी पैदावार में। अगर सर इतनी रेंज बढ़ गई है तो हम किस तरह खरीदेंगे? सही, तो किस तरह पैदावार हमारी बढ़ सकती है? नामुमकिन है सर। सही। तो मैं नहीं समझता कि हमारी पैदावार बढ़ेगी। आप कहते हैं पैदावार बढ़ेगी अगर सस्ती खाद मिलेगी, और अगर महंगी खाद मिलेगी तो पैदावार नहीं बढ़ने वाली, स्मॉल फार्मर कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। इसके ऊपर बात जारी रखते हैं नाज़रीन, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं खादों के हवाले से, खादों के इस्तेमाल के हवाले से, उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से, उनकी कीमत के हवाले से। तो ब्रेक पे जाने से पहले खादों की ज़रूरत होती कितनी है फ़ी एकड़, तो शहजाद साबिर साहब रिकमेंडेशन क्या होती है? जैसे ब्रेक पे जाने से पहले राना ज़ियाद साहब कह रहे थे कि हम पहले 1 एकड़ में यूज़ करते थे फ़ी बैग, लेकिन अब हमें कहा जाता है कि नहीं आप 2 बैग यूज़ करें। तो ये जो इस्तेमाल है ये हमारे यहाँ आप समझते हैं कि ज़्यादा है, खादों का इस्तेमाल कम है, और कीमत काश्तकार की जो जेब है वो अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती, जो इसकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है, आप क्या देख रहे हैं? पहले तो मैं रज़वानी साहब थोड़ा सा बात करूंगा कि हमारे पास जो अवेलेबल इस वक्त क्रॉप्स हैं जी, उनके ऊपर फर्टिलाइज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारे जो प्रीवियस क्रॉप हमारी सो हो गई है उसके ऊपर हमारी, देखिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जून के बाद से हमारी इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल रेट इंक्रीज़ हो रहा था। हमारा जो मेजर एरिया होता है कि हमारी गंदम नवंबर में लगती है। नवंबर में गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि खादों की कीमत ना बढ़े। गंदम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसके लिए हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारी बहुत ज़रूरी फसल है। बिल्कुल सही। उस फसल के ऊपर गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि इसकी कीमत ना बढ़े, ताकि ज़िम्मेदार जो है वो अपनी फसल जो है वो बासानी बजाई कर सके और खाद को पूरी मकदार में जैसे महकमा रिकमेंड कर रहा है उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सके। और इस साल हम इसमें कामयाब भी हुए कि हमारी जो मोर देन 90% क्रॉप है वो नवंबर में ही लग गई, और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी बेहतर रहा। इस वक्त जो खादों की कीमत बढ़ी है तो इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो हमने सोइंग करनी है। हमारी मेजर क्रॉप्स इस वक्त जो सो होनी थी वो मेज़ क्रॉप है जो ऑलमोस्ट, या सनफ्लावर की क्रॉप है जो जनवरी में अक्सर या फरवरी मिड तक वो लोगों ने सो कर ली, फार्मर्स ने सो कर ली है। अब हमारे पास जो एक पीछे क्रॉप बचती है वो एक कमाद या शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो जिसकी सोइंग हो रही है या होती रहेगी। उसके ऊपर हमारे, और उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि भुट्टा साहब कह रहे हैं कि जी किसान को इस वक्त मैं ये असेस कर रहा हूँ कि ज़िम्मेदार को तवज्जो की ज़रूरत है कि वो अपने एकड़ से अपने फसल मैक्सिमम पैदावार उठाए, यानी पर एकड़ यील्ड के ऊपर उसको एम्फेसिस करना चाहिए। गन्ने की कीमत हमें जो इस वक्त मिल रही है ज़िम्मेदार को वो 200 से ज़्यादा मिल रही है। मकई की कीमत अच्छी खासी इंक्रीज़ की है, 1600, 1700 तक भी गई है। इसके अलावा हमारी जो बाकी राइस की फसल है उसकी भी अच्छी कीमत मिली है मार्केट में। गंदम की भी गवर्नमेंट ने प्राइस जो है वो अनाउंस कर दी है जिसमें पिछले साल से इंक्रीज़ है,
और इस वक्त गंदम की फसल भी बहुत अच्छी है। कीमत अभी तक तो ना उसने भी फाइनल, लेकिन टेंटेटिव एक अनाउंस हो चुकी है। अगर 1850 जी उसी के मुताबिक देखें ना, ज़िमींदार ने जब एक नवंबर में गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत अनाउंस कर दी, उसकी वजह से हमारा एरिया भी बढ़ा और फार्मर ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की। इन्वेस्टमेंट ये की कि उसने पूरी खाद भी लगाई और टाइमली उसकी बिजाई भी की। अब फार्मर ये देख रहा है उसके ऊपर, जिस क्रॉप के ऊपर वो मेहनत कर रहा है उसकी पैदावार भी अच्छी आ रही। पिछली दफ़ा भी हमारी मुल्तान डिवीज़न की या हमारी साउथ की पैदावार पर एकड़ यील्ड जो है वो कंपैरेटिवली पिछले सालों से बेहतर आई, और इस साल भी क्रॉप का स्टैंड बहुत अच्छा है, बीमारी का कोई हमला नहीं है, पेस्ट कोई नहीं है। सो इस वक्त मौजूदा हालात में हमें खाद की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई ये फील हो। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो मेजर क्रॉप थी वो हमारी पिछली जो ऑलरेडी कीमत चली आ रही थी फास्फोरसी खाद की, उसी बिजाई के ऊपर, उसी कीमत के ऊपर ज़िम्मेदार ने उसकी बिजाई की है। सो अगर हम कहें कि जी इसकी वीट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज़ होगी खाद की वजह से, तो वीट की प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही रहेगी जो आज से 4-5 महीने पहले थी। तो आप ये कहते हैं कि इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आने वाला, कोई ज़रूरत के हिसाब से अभी समझे कि किल्लत भी नहीं है, और जो इस वक्त कोई बड़ी फसल नहीं है जिसके ऊपर फौरी तौर पे आपको खाद की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले। और दूसरी बात ये है, देखें मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले साल में रेट 250 से लेके 421 तक आ गया पर डॉलर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा रेट जो है $421 कंटिन्यू करेगा। डेफिनेटली जब अच्छा, आप समझते हैं कि जैसे ये डॉलर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में खाद के हवाले से जो है वो अगर गिरती है तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट पे आएगा? डेफिनेटली जैसे आपने पिछले देखा, जैसे राना साहब बात कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत अगर खाद 3600-3700 से 3800 से पिछले 3-4 साल में 2600-2700 पे आई है, तो डेफिनेटली जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ा तो 3700-3800 की बोरी होगी। जब वही खाद 230-35-40 डॉलर फी मेट्रिक टन पे आई तो हमारे यहाँ फी बोरी खाद की कीमत 2600-2700 रुपया होगी। और ये चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से चूँकि कोरिलेट करती हैं, पाकिस्तान में इंडिजियसली या पाकिस्तान में पैदा होने वाली चीज़ें नहीं हैं जिसको हम इंटरनली कंट्रोल कर सकते। ये हमारे यहाँ चैलेंज रहेगा हर वक्त। जी, तो आइंदा वक्त, आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये जैसे प्रीवियस ट्रेंड है, खाद की कीमतें डाउन होंगी तो मार्केट भी डाउन हो जाएगी। बाकी आपको लगता है कि खाद की कीमतें डाउन हो जाएंगी अगर डॉलर की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइज़र की कीमत है वो कम होती है, तो आपको लगता है? जैसे कि शहजाद साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इस बात पे से तो इत्तेफाक है कि डॉलर की अगर कीमत, खाद की कीमत नीचे आएगी तो साफ ज़ाहिर है कि इम्पेक्ट होगा, और उसमें भी अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ तो। आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल लग रहा है वैसे चीज़ों पे? मुझे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं लग रहा इसमें, क्योंकि वो माफियाज बीच में आए हुए हैं, जो फर्टिलाइज़र माफिया है, चीनी माफिया, हर जगह तो माफिया छाया हुआ है। वो अब उनके कंट्रोल में है ना जी, कि वो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहेगी तो होगा, अगर गवर्नमेंट का ही वो हिस्सा है तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो नीचे आने का इम्कान नहीं है। दूसरी अब देखिए, अब जैसे गंदम की हार्वेस्टिंग शुरू होगी, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी, तो फौरी तौर पे DAP की गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अब आगे कॉटन क्रॉप है हमारा, वाइट गोल्ड है, उसकी काश्त शुरू हो जाएगी। फिर मेज़ की काश्त भी अभी से हो रही है, जैसे सूरजमुखी की काश्त है। और मुल्तान के हमारे गिरदोनवा में अब जो फार्मर है वो, क्योंकि इन फसलों से उसको लॉस इतना ज़्यादा हो चुका है, तो अब वो वेजिटेबल की तरफ आ रहा है। तो साफ ज़ाहिर है वेजिटेबल तो हर दूसरे दिन काश्त हो रही होती है, हर दूसरे दिन काश्त हो रही होती है। तो इस डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में तो, और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से जो वेजिटेबल है वो KPK तक जाती है, अफ़गानिस्तान तक यहाँ से वेजिटेबल जा रही होती है। तो काश्तकार की जो है अखराजात वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो वेजिटेबल की कीमत भी इंक्रीज़ कर रही है। और इस पे अभी आपने टमाटर की बात की थी कि 2 रुपये किलो बिक रहा है, तो वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रही ना वेजिटेबल नहीं, वो बाकी जो काश्त होंगी, बाकी जो फसलें काश्त होंगी, वेजिटेबल काश्त होगी, अगर ये इसकी कीमत कम होगी तो वो जो एंड सारफ है, एंड यूज़र है, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। अब हो ये रहा है कि ना तो जो प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा हो रहा है, ना एंड यूज़र को फ़ायदा हो रहा है, तो दरमियान में जो इनपुट्स बेच रहे हैं फ़ायदा उन्हीं का हो रहा है इस वक्त। सही। और वही फ़ायदा उठा रहे हैं, और काश्तकार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। काश्तकार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ऐसे ही है राना ज़ियाउल हक साहब, काश्तकार वहीं से वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ये नीचे गिरा है
अगर हम हालात जो आपकी पहले जो हमने पहले बात की, आप तो आपकी बात से लग रहा था कि काश्तकार की तो हालत सही नहीं है, ख़ास तौर पे उसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी महंगी खाद, आप कह रहे थे। सर खादों के हवाले से बात कर रहे हैं हम, बात यह है कि सर फार्मर तो पीछे जा रहा है सर। आप ये देख रहे हैं सर भाई, इसकी खादों के हमारी जो क्रॉप है सर, काटन अर्ली शुरू हो गई है, मक्की हमने लगा ली है, सनफ्लावर लगा लिया है, ये तो पूरे साल की ज़रूरत है सर खादें सर, पूरा साल जो है ना खादों की ज़रूरत होती है। कहीं हम वेजिटेबल पे दे रहे हैं सर, फ्रूट को दे रहे हैं सर, और उसके बाद हमारी काटन की जो है वो भी अर्ली शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर तो सर सारा साल का इशू है सर। अच्छा, ठीक है ना जी, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को चाहिए फिल फॉर सर इसकी कीमतें कम की जाएँ। अगर ये ना की जाए तो सर महंगाई तो बढ़ेगी, और फिर जो मार्केटिंग है, जो मार्केट का बड़ा इशू है सर। जब हमारी फार्मर की उतरती है फसल तो सर उस वक्त रेट आप देखें 1100 में 1000 में हमने मक्की बेची, चावल हमने 1600 में बेचा, काटन हमने 3800 से 4000 में बेची। जैसे उसके हाथ से जाती है उसका रेट सर देखे बहुत ऊपर चला जाता है। सही। तो किस तरह फार्मर मुझे बताएं सर, किस तरह तरक्की करेगा और किस तरह सर वो बेचारा अपने आप को खुशहाल कर सकता है सर। सही। तो खाद का सर इशू, उसके बाद बिजली के रेट बढ़ गए हैं, डीजल का रेट बढ़ गया है, सीड के रेट बढ़ गए हैं, इसके साथ सर और भी तो हमारे ऊपर सर और भी तो प्रेशर बढ़ गया ना सर। तो मैं समझता हूँ काश्तकार कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर ऐसे हालात रहे। आप कहते हैं काश्तकार तरक्की नहीं कर सकता, फैज़ुल भट्टा साहब वाकई आप समझते हैं कि तरक्की नहीं कर सकता काश्तकार ज़राअत में सिर्फ रह के? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही बात करना चाह रहा था। देखें इदारे हैं, मैं तो ज़राअत को भी या काश्तकार को भी अगर एक बतौर इदारा लिया जाए, एक बंदा इदारे से रिटायर्ड होता है जी सर, उसको प्लाट भी मिल जाता है, उसको पेंशन भी मिल जाती है। सही सही, सिर्फ सरकारी मुलाजिम को? अच्छा, हाँ वो जो भी है कहीं कुछ ना कुछ तो उसको मिल रहा होता है। और ये जो काश्तकार है, ये तो मैं समझता हूँ काश्तकार तो असल में अल्लाह ताला का नायब ही यही है काश्तकार, अल्लाह ताला का खलीफा ही यही है काश्तकार। देखें रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया इंसान से, जब उसने कहा कि मैं रिज़्क दूंगा, और उसने खुद तो आके देना नहीं है ना, उसने आगे अपने बंदे नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं और उसका नुमाइंदा काश्तकार है सर। अभी शहजाद साहब ने फूड सिक्योरिटी की बात की सर, और फूड सिक्योरिटी में कौन काम कर रहा है? वो काश्तकार ही तो काम कर रहा है। काश्तकार काश्त करता है सर तो आपके और मेरे घरों में गंदम भी आती है, आपके मेरे घरों में दूध भी आता है। वो अल्लाह ताला का असल नायब ही काश्तकार है। जब आप उस नायब की बाजू ही तोड़ दें, बाजू ही मरोड़ दें, तो आप उसे क्या तवक्को करेंगे कि वो आपके लिए फूड सिक्योरिटी पे काम करे, आपके फूड सिक्योरिटी के चैलेंज को वो कबूल करे? तो वो तो बड़ा परेशान है। आपको सिक्योर करने के लिए वो खुद नुकसान करता चला जाता है, और देखें कर रहा होता है और करता चला जाता है। और ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि वो अल्लाह ताला का नायब है, और अल्लाह ताला अपने नायब को डूबने नहीं दे रहा। एक तरफ तो वो नुकसान कर रहा है और अगली दफ़ा भी फिर वही वो गलती कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको तो आता ही वही कुछ है, उसने काश्तकारी ही करनी है। अगर आलू की फसल, सिर्फ एक बात है कि जी फार्मिंग प्रॉफिटेबिलिटी उसमें इंश्योर्ड है या नहीं है? पिछले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आपने फार्मिंग में कुछ आपको पैसे मिले हैं या नहीं? आपने लॉस किया, 5 साल लॉस किया? मैं समझता हूँ ये जो अगले 2 साल हैं इसमें तो हमने लॉस किया। पहले सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिल रही थी, 300 रुपये घंटा आम फार्मर को अवेलेबल था। अब वो सब्सिडाइज रेट ख़त्म हो गया, अब 600 रुपये घंटा फार्मर को ट्यूबवेल का पानी मिल रहा है। सही है। और खाद की कीमत कम थी, खादें कम कीमत पे मिल रही थी। डीजल जो था 80-90 रुपये में था, अब डीजल 130 रुपये में मिल रहा है। अब और रेट तो वही खड़े हैं, सही, रेट तो वही खड़े हैं, रेट तो बढ़े नहीं है। काश्तकार वो काश्तकार है जो उकाड़े के सड़कों पे आलू फेंक के और ऊपर से ट्रालियाँ चला रहा है, तो इसमें उसे कहाँ फ़ायदा हुआ? उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। काश्तकार के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, और काश्तकारों के लिए ना तो कोई रहायशी कॉलोनियाँ बन रही हैं। काश्तकार को अगर वो बेचारा रिटायर्ड होता है तो वो किधर जाए? उसकी तरफ तो वो फलाई, वही बात है कि जब फलाई रियासत का हम दावा करते हैं तो ये रियासत का काम है। रियासत तो माँ है सर, रियासत तो माँ है, तो रियासत माँ बने और काश्तकार के सर के ऊपर दस्ते शफकत रखे। ये ना हो कि वो रियासत अपने बच्चे ही खाना शुरू कर दे। सही, और ये हो रहा है इस वक्त। शहजाद साहब, आपका जो मॉनिटरिंग का जो रोल है, ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र की मार्केट पे नज़र रखने का, अवेलेबिलिटी का,
प्राइस भी आपका काम नहीं है, लेकिन आप तो सिर्फ जो सूरत हाल है वो आगाह कर सकते हैं आपकी मैनेजमेंट को। लेकिन आप समझते हैं कि महकमा ज़राअत का जो रोल है वो वाकई वो अपना रोल प्ले कम से कम, जैसे अब हम सिर्फ खाद की कीमत से ज़्यादा हम आपका जो मैंडेट है वो है कि खाद की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना और मार्केट पर नज़र रखना। आप समझते हैं कि काश्तकार आपकी इस सुपरविजन का उससे फ़ायदा पहुंच रहा है? बिल्कुल, मैं इसको इंश्योर करता हूँ मुल्तान डिवीज़न में, और इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं या जो हमारे पास अवेलेबल रेट्स हैं उसी रेट के ऊपर खाद को इंश्योर किया जाए। इंश्योर किया, ऐसी पे बात करते हैं, आपने कहा खाद को इंश्योर किया जा रहा है, लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जनूबी पंजाब में मुल्तान डिवीज़न में खादों की अवेलेबिलिटी और उसकी मॉनिटरिंग में महकमा ज़राअत का रोल क्या है उस पर बात करेंगे। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में इस वक्त खादों की सूरत हाल क्या है, उसकी कीमतों की सूरत हाल क्या है, वो मार्केट में मैसर हैं या नहीं हैं, इस वक्त काश्तकारों के मसाइल क्या हैं, और जो सरकारी इदारे हैं ख़ासतौर पर जिनका मॉनिटरिंग रोल है खादों की अवेलेबिलिटी को पर नज़र रखना, ख़ासतौर पर महकमा ज़राअत, वो क्या देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद साबिर साहब, आप बता रहे थे खादों की जो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है उस पर महकमा ज़राअत ने किस हद तक अपना सेटअप कायम किया उस पर नज़र रखने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए कि मार्केट में खाद अवेलेबल रहे। जी रज़वान साहब, महकमा ज़राअत का एक पूरा मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है। हम इनपुट की अवेलेबिलिटी को यूनियन काउंसिल लेवल से लेके पंजाब लेवल तक सारा इसको मॉनिटर करते हैं, और ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं, कोशिश करते हैं कि जहां अगर शॉर्टेज हो तो फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट भी किया जाए और उसको दूर भी किया जाए। हमारा फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर इस सिस्टम का हिस्सा है जो यूनियन काउंसिल और मरकज़ लेवल पे हमें बाकायदा से रिपोर्ट करते रहते हैं कि फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस दोनों। और फिर जब हम तहसील लेवल पे आते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स, उसमें असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइज़र और डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइज़र्स हैं जिनका ये काम है कि उन्होंने ना सिर्फ फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी प्राइसेस को इंश्योर करना है बल्कि क्वालिटी को भी उन्होंने इंश्योर करना है। अगर कहीं कोई ऐसा हमें कोई फर्टिलाइज़र मिलती है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। तो प्राइसेस के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि जब डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जब प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म के तहत प्राइसेस नोटिफाई करते हैं तो हम उसको इंश्योर भी करते हैं कि प्राइसेस को रेगुलेट करें, और उसमें हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर पूरी तनदही से काम करते हैं। कल ही हमें, और फिर ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई रिपोर्ट हो जाए तो हम कल ही मैं एक देख रहा था कि हमारे एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सिर्फ 12 रुपए की खाद की वायलेशन के ऊपर रिपोर्ट हुई है तो उसके ऊपर कोई 5,000 रुपये फाइन किया है। सो दुनिया में हर जगह यही मैकेनिज़्म है कि अगर कोई वायलेशंस होती हैं तो उसको फ़ाइन जो ना करके उसको कंट्रोल किया जाए। तो हम भी इसी मैकेनिज़्म के तहत गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए इंश्योर करते हैं कि ज़िम्मेदार को नोटिफाइड रेट के ऊपर खादें अवेलेबल हों, और ना सिर्फ अवेलेबल हों बल्कि उसी रेट के ऊपर अवेलेबल हों जो नोटिफाइड रेट है। सही। अच्छा, लेकिन अगर आप जो इस्तेमाल के हवाले से हमने पहले हिस्से में बात की थी कि आपकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं फार्मर को वो किस हिसाब से होती हैं? जैसे वो कहते हैं कि भाई हम तो 1 बोरी करना चाहते हैं, ये करते हैं आमतौर पर, लेकिन महकमा ज़राअत कहता है नहीं आप 2 बोरियाँ करें। तो ये इसके भी तो बोझ होता है अगर कंसल्टेंसी के हवाले से या ज़रूरत होती है? नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ये ज़मीन की जो किस्म है ना उसके हवाले से उसके मुताबिक होता है। अच्छा। कि अगर अच्छी ज़मीन है तो वहाँ 1 बोरी डालनी है, 1.5 बोरी डालनी है। अगर कमज़ोर ज़मीन है तो वहाँ 2 बोरी मैक्सिमम तक हम जाते हैं कि कमज़ोर ज़मीन में यहाँ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ये डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उस जगह पे ज़ाहिर है अगर खाद बराबर डाली जाएगी तो पैदावार बेहतर आएगी। ये नहीं है कि हम हर जगह क्रॉस दी बोर्ड दो,
अब तो हमारा जो मैकेनिज़्म है उसमें सॉइल एनालिसिस के बाद हर जगह उसका एक बाकायदा मैकेनिज़्म है कि वहाँ बताया जाता है कि इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें पोटाश की कमी है, उसके मुताबिक रिकमेंडेशन दी जाती है। अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं है कि एक हम ये रिकमेंड कर देते हैं कि हर बंदा 2 बोरी डाले। तो ये जो 1 बोरी की बात हो रही है, डेफिनेटली वहाँ अच्छी ज़मीन है, ज़मीन फर्टाइल है, तो वहाँ 1 बोरी ही रिकमेंड होगी। अगर ज़मीन कमज़ोर है तो वहाँ 2 बोरियाँ रिकमेंड होंगी। सही। फैज़ भुट्टा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो रिकमेंडेशंस हैं महकमा ज़राअत की, उसके ऊपर काफ़ी किस हद तक फॉलो करता है, और आप लोगों को एतमाद है महकमा ज़राअत पे कि ये इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, ये इनकी जो एडवाइस है वो वाकई काबिल अमल भी है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी है? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। तो अमूमन मैंने भी जब भी काश्त के हवाले से की है कोशिश, जो भी काश्त करते हैं तो अमूमन महकमे की रिकमेंडेशन से ही हम काम कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि हम तो साइंटिस्ट तो इनके पास हैं, हम तो एक लेमैन या जिसे कह लें कि फार्मर है, फार्मर क्या कर सकता है? फार्मर तो जो महकमा उसे बताएगा उसी पे फार्मर अमल करता है, और अमल भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो महकमा के जो दोस्त हैं, जो इनके फील्ड स्टाफ है, वो जो बताए हम उस पे मनो अमल करने की कोशिश करते हैं। मगर फिर वही जब मनो अमल की कोशिश करते हैं, फिर वही हमारी जेब आ जाती है, हमारे आगे हमारे आड़े हमारी जेब आ जाती है। हमारे पास इतने अखराजात नहीं होते या उस फसल से हमें इतनी अर्निंग नहीं हुई होती कि हम वो टोटल उसके ऊपर अमल करें। साफ ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से हम कट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो 2 बोरी कहते हैं तो हम 1 बोरी से गुजारा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं ना पीछे। अगर वो 1 एकड़ तो हमने काश नहीं करना होता है ना, जो एकड़ में ज़मीन है तो हमने उसे साफ ज़ाहिर है कि जहाँ अगर ये एक फ़ी एकड़ 2 बोरी कहते हैं तो वहाँ हमें 200-250 बोरी की ज़रूरत है। तो हम वहाँ उसे कैसे करेंगे, क्योंकि कितने एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो फिर हम कोशिश करते हैं। और यहाँ एक मेरी राय है, सजेशन है कि महकमा के लोगों के लिए या गवर्नमेंट के लिए कि जो तहकीकाती इदारे हैं सर, और मैं ये बतौर फार्मर कहता हूँ कि वो तहकीकाती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। हर चीज़ का नेमल बदल है, हर चीज़ का मुतबादिल है। अब ज़रूरी नहीं है कि DAP ही डाली जाए, और भी फोलियर खादें भी आ गई हैं, मुख्तलिफ एसिड्स भी आ गए हैं। तो ये भी फार्मर को बताना चाहिए, ये भी फार्मर को, क्योंकि हमारे लिए तो वो जो रियासत माँ है ना, वो माँ का किरदार अदा करे और हमें बताए कि आपका ये बेहतर तरीका है, आप इस तरीके की तरफ आएँ, आपकी अखराजात कम से कम होंगे और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो फिर हम भी खुद कफ़ील होंगे, हम भी खुश होंगे, हमारे भी लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा, रहने का बदलेगा। और उसमें महकमे को जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो तहकीकाती इदारा है एग्रीकल्चर के हवाले से, उसको आगे आना चाहिए, उसको आगे आके किरदार अदा करना चाहिए एक्सटेंशन के साथ मिल के। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं कि हमारे जो तहकीकी इदारे हैं ज़राअत के, उससे आप मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। देखें जी, अब तहकीकाती इदारे जो सीड अगर बनाते हैं तो वो सीड मुझे तो नहीं मिलता, वो सीड तो उसी वो तहकीकाती इदारे का जो साइंटिस्ट है वो अगर किसी एक ज़ात बरादरी से है, उसी अपने ज़ात बरादरी वाले को दे देगा और उसको वो माफिया बना देगा। सही है। वो हज़ारों रुपए किलो वही एक बंदा बेच रहा है, और अपने लाइक एंड डिसलाइक वाले को दे, जिसको लाइक करता है उसे वो सीड फार्मर को दे देगा, भाई तू मल्टीप्लाई कर। और जब वो करोड़ोंपति हो जाएगा तो जो छोटा फार्मर है उस तक तो वो सीड आते आते सीड की अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। तो जो तहकीकाती इदारे हैं, वो जो ज़िया साहब ने कहा कि 96% तो छोटा फार्मर है, छोटा लैंड होल्डर है, तो उस तक तो पहुंचता नहीं है। वो बिग लैंड होल्डर हैं और वही माफियाज हैं, और वो मैं तो तहकीकाती इदारों के इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ इनके किरदार से। राना ज़िया साहब, जो मशवरा मिलता है आपको महकमा ज़राअत की तरफ से, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास वसाइल नहीं होते? सवाल का जवाब तो आ गया कि जो आपने पहले कहा था कि जी हमें 1 बोरी की बजाय हमें 2 बोरियाँ डालने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो महकमा ज़राअत कहते हैं कि नहीं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोरी का उस वक्त भी कहते हैं जब आपकी ज़मीन की हालत ऐसी होती है, ज़रूरत के मुताबिक हम रिकमेंड करते हैं। तो आपने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया था ना पहले कि जी बस ऐसे हो जाता है, 1 की बजाय 2 बोरियों का कह रहा है। नहीं, महकमा ज़राअत सर हमें अच्छी सिफारशत देता है, लेकिन बात यह है कि गंदम को सर फास्फोरस की बहुत अहम ज़रूरत है।
अगर ज़्यादा डालेंगी तो हमारी सर पैदावार बढ़ेगी। सही। अगर हम एक बोरी पे, क्योंकि हमारी पीएच बहुत हाई हो चुकी है ज़मीनों की सर, एक बोरी पे गुजारा सर नहीं हो सकता। हम एक फसल से दूसरी फसल लगा रहे हैं। महकमा ज़राअत बिल्कुल सिफारत अच्छी सिफारिश देता है। अच्छा। और हमें अच्छी से अच्छी रहनुमाई भी देता है। हाँ। लेकिन जो कंपनी वाले लोग हैं, हाँ। इस साल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि येलो रस्ट नहीं है। तो अब भी कंपनी वाले जाके, बेचारा हमारा जो फार्मर है, छोटा फार्मर, ये अनपढ़ तबका है, उसको जाके जनाब 600-700 रुपये जाकर स्प्रे करवा रहा है सर। हालांकि इस साल अल्लाह का शुक्र है कोई येलो रस्ट का ख़तरा नहीं है और ना येलो रस्ट आएगी। सही। तो बाकी महकमा ज़राअत सर खादों की बात अभी कर रहे थे, भी ये मॉनिटरिंग भी करता है, जुर्माने भी करता है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, जी जी, जो बंदा गड़बड़ सर वहाँ से होती है, डीलर इतनी नहीं करता जितनी एक फड़िया बैठा है। अच्छा। इसके पास 10 बोरियाँ हैं, 5 बोरियाँ हैं, 20 बोरियाँ हैं, वो क्या करता है? वो जनाब रेट ज़्यादा देता है और वहीं से 2 नंबर खाद आती है। उसका लाइसेंस होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। सही। जो डीलर है वही खाद बेचे। जी जी। और उसके बाद सर एक मोटा सा ना सर, मोटे से लफ्ज़ों में लिखा होना चाहिए कि इसका रेट ये है। सर। बारीक से लफ्ज़ों में होता है, उस बेचारों को पता नहीं होता कि क्या रेट कितना लिखा हुआ है, क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जिनके पास डीलरशिप है या जिनके पास लाइसेंस है वो लोग खाद बेचे। उसके अलावा खाद के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, कोई बंदा खाद ना बेचे। सही। और जो जुर्माना करते हैं, 2 नंबर खादें पकड़ी जाती हैं, आए दिन सुनते हैं कि जी आज रेट हुआ, 2 नंबर खाद पकड़ी गई, उसके ऊपर जुर्माना नहीं होता, उसकी कोई सज़ा नहीं है। तो उससे सर क्या फ़ायदा हो गया मुझे? सही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राणा साहब जैसे बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जुर्माना एक तो या तो बहुत कम होता है या ज़्यादा आप लोगों को जुर्माना कर नहीं सकते जो इस तरह की गैर मियारी खाद बेच होते हैं। ये बताएं, जाली खाद और गैर मियारी खाद को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होती और जो शिकायत करता है आमतौर पे फार्मर? कितनी आप शिकायत का ज़ाला हर सीज़न में करते हैं? देखिए, ये मैं एक तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो अडल्ट्रेटेड खाद है उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये तल्लक है कि उसने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है? नहीं, उसका सैंपल लेना, सैंपल लेकर लैब को भेजना है। और उसके 2 तरीके हैं। एक रूटीन में हम सैम्पलिंग करते हैं, मसलन मुल्तान डिवीज़न में हमारे पास जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वो उसमें हमारा जो मुल्तान डिवीज़न में हम साल में आलमोस्ट को 1000 के करीब सैंपल्स करते हैं टेंटेटिव दुकानों में जाके। ये फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ। और वो इसलिए होते हैं कि एक तो मार्केट में लोगों को पता हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट मुतहरक है। सही। दूसरा ये होता है कि हमें कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं जगह पे किसी जगह पे कोई जाली खाद बन रही है या कोई बंदा जाली खाद बेच रहा है, तो उसके ऊपर फिर हम वो अलहदा से रेड करते हैं ताकि वो उसको नॉर्मल रूटीन में हम नहीं लेते। सो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट है। और जब प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में ये होता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वहाँ जाके, जो कि हमारे ऑलमोस्ट सारे जितने इंस्पेक्टर्स हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं कुछ के अलावा, लेकिन वो फिर जाके प्राइस को इंश्योर करते हैं विद फाइन्स। सो 2 सिस्टम हो गए कि प्राइस हाइक को हम इंश्योर करते हैं विद फाइन्स और क्वालिटी कंट्रोल को हम इंश्योर करते हैं विद सैम्पलिंग। सही। और सैम्पलिंग हम साल में कोई 1000 के करीब सैंपल करते हैं मुल्तान डिवीजन में। मुल्तान डिवीजन में सर पिछले साल भी कोई 1100 के करीब सैंपल्स हुए हैं। इस साल जो है वो भी अभी ये सिस्टम चल रहा है। तो उस सैंपल्स में हमें पता चल जाता है कि अगर किसी मार्केट में या किसी जगह पे अडल्ट्रेटेड खाद अवेलेबल है या कहीं पाई जाती है, तो जो ही अडल्ट्रेटेड सैंपल आता है तो उसके खिलाफ जो भी बंदा होता है उसके खिलाफ ना सिर्फ उस कस्टोडियन के खिलाफ बल्कि उस कंपनी के सेल अफसर और उसके मालिक के खिलाफ भी हम पूरी कार्रवाई करते हैं और उसका चालान जो है अदालत में सबमिट करते हैं। अब अदालत की आगे प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं, फिर अदालत का ज्यूरिसडिक्शन शुरू हो जाता है। उसमें हमारे पास 1 साल से लेकर 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख तक जुर्माना अदालत कर सकती है उसको। तो वो फिर इंटेंसिटी ऑफ लेवल देख के अदालत उसका डिसीजन उसके बारे में फैसला सुनाती है, सजा सुनाती है। बहुत शुक्रिया शहजाद साबिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, फयाजुल हसन बूटा साहब आपने हमें ज्वाइन किया और राना ज़ियाउल हक साहब आपने हमें ज्वाइन किया। और आज हमने नाज़रीन खाद के मौजू पे बात की, उसकी जो कीमत पिछले कुछ अरसे से आलमोस्ट दुगनी हुई है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। लेकिन एक बात
तो तय है कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद की कीमत है वो, और दूसरा पाकिस्तान में डॉलर का क्या जो फ़र्क है, रुपए और डॉलर की कीमत का, वो कहीं बैलेंस नहीं होता और कहीं इसी शेप में नहीं आता, तो उसका उस वक्त तक शायद जो खाद की कीमतें हैं उसमें कोई बड़ा ड्रास्टिक तब्दीली नज़र ना आए। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।